Hello everyone, my name is Ashutosh Kumar and today we are going to discuss some of the questions जो कि पिछले साल CSIR के पेपर में पूछे जा चुके हैं और हम लोग जो टॉपिक आज चुन रहे हैं वो है एंटीजन और एंटीबॉडीज़। इम्यूनोलॉजी का टॉपिक है और इम्यूनोलॉजी के अंदर जितने भी क्वेश्चन एंटीजन और एंटीबॉडी से पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर्स में या मॉडल पेपर्स में, उनको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है कि देयर आर 3 सब्सटेंसेस, बेसिकली ए, बी और सी 3 सब्सटेंसेस आपने लिए हैं, ठीक है, और उनको आपने रैबिट के अंदर एडमिनिस्टर किया है डिफरेंट फैशन में और उसका ग्राफ यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। आपको बताना है कि कौन सा कंपोनेंट क्या है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर देखें तो ए इज एडमिनिस्टर्ड अलॉन्ग विद सी, उसका ग्राफ इस तरह का है। आप देखो ए का यहाँ पर कोई इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स क्रिएट नहीं हुआ बट एक स्ट्रेट लाइन है, यानी कि ए जो है ये बाइंडिंग तो शो कर रहा है हमारे इम्यूनोलॉजिकल रिसेप्टर्स के साथ बट कोई इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट नहीं कर रहा है। तो हो सकता है कि ए जो है वो हैप्टेन हो, ठीक है। हैप्टेन ही इस तरह के होते हैं कि वो एंटीजेनिक तो होते हैं लेकिन इम्यूनोजेनिक नहीं होते, यानी कि हमारे वो इम्यूनोलॉजिकल जो भी रिसेप्टर्स हैं उनके साथ बाइंड तो ज़रूर करते हैं लेकिन वो इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स को क्रिएट नहीं कर पाते हैं बिकॉज दे आर वेरी सिंपल एंड लो मॉलिक्यूलर वेट मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो B इज एडमिनिस्टर्ड अलॉन्ग विद C। आप देखो यहाँ पर B जो है वो C के साथ दिया गया है, तो इस स्थिति में देखो C का कोई भी ग्राफ नहीं है लेकिन B का कुछ रिस्पॉन्स क्रिएट हो रहा है, यानी कि B जो है वो कोई ना कोई ऐसा चीज़ है जो कि इम्यूनोजेनिक है। और इम्यूनोजेनिक अगर ऑप्शन में देखो तो देखो प्रोटीन जो होता है वो इम्यूनोजेनिक होता है, राइट। तो ये आपका प्रोटीन होगा, ये तो पक्की बात है। C के अगेंस्ट कोई रिस्पॉन्स क्रिएट नहीं हो रहा है, ठीक, यानी कि वो हमारे इम्यूनोलॉजिकल रिसेप्टर से बाइंड नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट ऑप्शन, दैट इज ये थर्ड वाला, A इज कॉन्जुगेटेड विद B एंड एडमिनिस्टर्ड अलॉन्ग विद C। यानी कि क्या किया गया, जब A को B के साथ कॉन्जुगेट किया गया और C के साथ फिर फर्दर एडमिनिस्टर किया गया तो B के अगेंस्ट भी रिस्पॉन्स आ रहा है, A के अगेंस्ट भी रिस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है। ऐसा कैसे हो सकता है? B का तो रिस्पॉन्स समझ में आता है कि चलो भाई B जो था वो तो प्रोटीन है, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट तो रिस्पॉन्स आना ही आना है, ठीक है। लेकिन C जो है जब कपल कर दिया गया आपका A के साथ, देखो C को A के साथ जब एडमिनिस्टर किया गया यानी कि हैप्टेन जो है वो आपका बाइंड कर जा रहा है हमारे एडजुवेंट के साथ और एक इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स क्रिएट कर रहा है, तो C मस्ट बी एडजुवेंट, ठीक है। यहाँ पर भी हम लोग कंफर्म कर सकते हैं सेकंड से कि देखो जब B को C के साथ डाला गया था तो C का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया था और एडजुवेंट जो होते हैं वो खुद का कोई रिस्पॉन्स नहीं क्रिएट करते हैं, ठीक है। उनका खुद का कोई रिस्पॉन्स नहीं होता है, वो किसी चीज़ के साथ बाइंड करके उसका इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स को इन्हांस करते हैं, ठीक है। तो अब देख लेना होगा बस कि ऑप्शन में कौन सा किस में बैठ रहा है, ठीक है। ए हैप्टेन किस में है, ए सेकेंड वाले में हैप्टेन है और इसमें हैप्टेन है, ठीक है, 2 और 4 में। बी प्रोटीन किस में है, तो बी प्रोटीन आपका सेकेंड वाले में है, यानी कि आंसर जो हो जाएगा वो सेकेंड हो जाएगा, ठीक है, सिंपल। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ लार्ज प्रोटीन ऑफ अ पैथोजेनिक बैक्टीरियम। आपने एक प्रोटीन लिया, ठीक है, दिस इज योर प्रोटीन ऑफ अ पैथोजेनिक बैक्टीरिया, ठीक है। इसको आपने एंजाइम से क्या कर दिया, डिग्रेड कर दिया और डिग्रेड करने के बाद छोटे छोटे कंपोनेंट्स में इसको तोड़ दिया, जो प्रोटीन है छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया है। तो लगभग आपका 3 से 8 अमाइनो एसिड का सीक्वेंस अभी बनकर रेडी है, ठीक है। आपने क्या किया, इस जो छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स हैं दीज इन पेप्टाइड मिक्सचर वर देन एडमिनिस्टर्ड इन एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स, यानी कि आपने एक्सपेरिमेंट एनिमल जैसे चूहा या रैबिट, उसके अंदर आपने क्या किया, इसको इंजेक्ट कर दिया, ठीक है। In order to develop diagnostics for the bacteria, the antisera were used Western blotting to detect bacterial antigen, ठीक है। अब इस चूहे के का क्या किया हमने, एंटी सीरम निकाला, राइट, एंटी सीरम निकाला और एंटी सीरम निकाल करके हमने क्या उम्मीद किया कि हमने सिंस इसके अंदर कुछ फ्रैगमेंट्स डाले थे, अमाइनो एसिड के फ्रैगमेंट्स डाले थे, तो हम क्या उम्मीद कर रहे हैं कि चूहे के अंदर ये फ्रैगमेंट्स जाएगा और इसके बॉडी के अंदर इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाएंगे, राइट। तो इसके एंटी सीरम में हम लोग को खूब सारा एंटीबॉडी देखने के लिए मिलना चाहिए था। तो सपोजिटली इसमें क्या होना चाहिए था, supposedly containing antibodies, right? Okay. तो हमने वेस्टर्न ब्लॉटिंग करके पता लगाने का कोशिश किया कि क्या कॉन्सेंट्रेशन है हमारा एंटीसेरा का, राइट, मतलब कितना कॉन्सेंट्रेशन है एंटीबॉडी का, सॉरी एंटीबॉडी का। तो हमने कितना भी एंटी सीरम लिया, कितना भी एंटी सीरम का कॉन्सेंट्रेशन लिया, लेकिन उसके अंदर हमको देखने के लिए नहीं मिला कोई भी एंटीबॉडी। इस प्रॉब्लम का व्हाट इज द मोस्ट प्रोबेबल कॉज ऑफ द प्रॉब्लम, ऐसा कैसे हो गया कि हमने वेस्टर्न ब्लॉटिंग किया, ठीक है, फिर भी इसके अंदर कोई भी
एंटीबॉडी देखने के लिए नहीं मिला। ऐसा कैसे हो सकता है? तो पहला ऑप्शन तो बोल रहा है कि पेप्टाइड स्पेसिफिक एंटीबॉडी मिक्सचर इज अनस्टेबल। नहीं, ऐसा तो कहीं नहीं हुआ है, हम तो ऐसा कहीं मेंशन नहीं है क्वेश्चन में कि पेप्टाइड स्पेसिफिक एंटीबॉडी जो है वो आपका अनस्टेबल होगा, राइट? या एंटीबॉडी जैसे चूहे के अंदर बनेंगे तो अनस्टेबल कैसे हो जाएंगे, राइट? तो ये नहीं हो सकता। पेप्टाइड स्पेसिफिक एंटीबॉडी वर नॉट जनरेटेड एज एडजुवेंट वाज नॉट एडमिनिस्टर्ड, ठीक है? एडजुवेंट जो होते हैं वो खुद में एंटीबॉडी तो नहीं प्रोड्यूस करते हैं, राइट? वो किसी चीज के साथ बाइंड करेंगे तो ही फिर फर्दर इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स क्रिएट करेंगे, राइट? तो ये एडजुवेंट वाला कहानी भी तो नहीं है, ठीक है? पेप्टाइड स्पेसिफिक एंटीबॉडी वर नॉट जनरेटेड एज दे वर नॉट कपल्ड टू अ प्रोटीन कैरियर। ये हो सकता है, क्यों हो सकता है? अगर हम थोड़ा देखें तो यहाँ पर जो फ्रैगमेंट्स बन रहे हैं, छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स बन रहे हैं, राइट? ये छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स जो हैं, क्वेश्चन में एक्चुअली 3 to 6 होना चाहिए था, ठीक है, ज़्यादा सूटेबल होता। तो 3 to 6 अमाइनो एसिड के अगर छोटे लेंथ के अगर चीज़ें आप ले रहे हो तो दिस शुड बी हैप्टेन, जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन में आपने देखा। तो ये कुछ हैप्टेन जैसा बिहेव करेगा क्योंकि ये बहुत छोटा है, इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वो भी बहुत कम होगा, राइट? तो इस वजह से ऐसा हो सकता है कि ये जो छोटे छोटे अमाइनो एसिड्स के सीक्वेंस बने हैं, दीज आर बिहेविंग एज अ हैप्टेन, और सिंस इसको हम लोगों ने किसी चीज़ के साथ कपल नहीं किया है, राइट? तो ये इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स क्रिएट नहीं कर रहे हैं, ठीक है? तो थर्ड माइट बी द आंसर। और फोर्थ है पेप्टाइड सीक्वेंस एंटीबॉडी कुड नॉट रिकॉग्नाइज द बैक्टीरियल एंटीजन। ऐसा तो नहीं है, राइट? तो आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज माउस वाज प्राइम्ड विद ट्राइनाइट्रोफिनॉल लाइपोपॉलीसैकेराइड, ठीक है, वेयर एज अनदर माउस वाज प्राइम्ड विद टीएनपी कीहोल लिम्पेड हेमोसाइनिन, ठीक है? ओके, सो बेसिकली क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है, आपने क्या किया, एक चूहा लिया इस तरह से, राइट? एक चूहा लिया, ओके ना, और यहाँ पर दूसरा चूहा मान लीजिए, ठीक है? पहले वाले को आपने क्या किया, ट्राई नाइट्रोफिनॉल लाइपोपॉलीसैकेराइड के साथ प्राइम कर दिया, ठीक है? और दूसरे वाले को आपने क्या किया, ट्राई नाइट्रोफिनॉल कीहोल लिम्पेड हेमोसाइनिन के साथ किया। अब क्या किया गया, 3 हफ्ते बाद इन सभी चूहों को क्या किया गया, इन दोनों चूहों को सैक्रिफाइस किया गया, यूथेनाइज किया गया और स्प्लेनिक सेल्स इनका निकाला गया, स्प्लीन निकाला गया। और निकालने के बाद बी और टी सेल हमारा मिला। बी और टी सेल को फिर हमने देखा कि बी सेल्स फ्रॉम टीएनपी एलपीएस प्राइम mice were co-cultured with T cell from TNP LPS or TNP KLH primed mice, right? Similarly, B cells from TNP KLH primed mice were co-cultured with T cells from TNP LPS or TNP KLH primed mice. मतलब डिफरेंट कॉम्बिनेशंस उसने बना दिया, ठीक है? जैसे कि हमारे पास 4 को-कल्चर्स आ गए हैं। देखिए पहले वाले में आपका B सेल है, ठीक है, जिसके पास आपका LPS के अगेंस्ट वो प्राइम्ड है, राइट? और T सेल है वो भी LPS के अगेंस्ट प्राइम है। तो पहला तो हमारे पास ये हो गया, राइट? दूसरा वाला कौन सा है? दूसरा वाला है जिसमें आपका B सेल इज प्राइम्ड अगेंस्ट LPS एंड T सेल इज प्राइम्ड अगेंस्ट KLH। ये दूसरा हमारा सेट बन गया, राइट? तीसरे वाले में देखिए B सेल इज प्राइम्ड विद KLH एंड T सेल इज प्राइम्ड विद LPS। चौथे में है आपका B सेल इज प्राइम्ड विद KLH एंड T सेल इज प्राइम्ड विद KLH। अब बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि सिंस ये LPS है, दिस इज पॉलीसैकेराइड, ठीक है ना? मेजरली पॉलीसैकेराइड इट इज, एंड KLH इज अ प्रोटीन, इट इज अ वेरी वंडरफुल कैरियर प्रोटीन, यूज किया जाता है, ठीक है, पढ़ा होगा आप लोगों ने। इट इज फाउंड इन मोलस्का, राइट? जिस मोलस्क का नाम होता है कीहोल लिम्पेड, राइट? और इसके ब्लड के अंदर जो प्रोटीन होता है दैट इज नोन एज हीमोसाइनिन। इट इज वेरी सिमिलर टू द हीमोग्लोबिन दैट इज प्रेजेंट इन ह्यूमन ब्लड, ठीक है? और सिंस ये प्रोटीन है तो आपको पता है कि प्रोटीन का इम्यूनोजेनिसिटी होता है, इट इज फार ग्रेटर देन द पॉलीसैकेराइड वन, ठीक है? तो इसका मतलब क्या है कि अब क्वेश्चन में पूछ रहा है अमंग दीज को-कल्चर्स वेयर डू यू एक्सपेक्ट द हाईएस्ट IgG प्रोडक्शन। ऑब्वियस सी बात है, जहां पर KLH प्रेजेंट होगा, मतलब जहां पर B सेल और T सेल KLH के अगेंस्ट प्राइम्ड होंगे, सिंस KLH जो है वो प्रोटीन है, तो वहां पर सबसे ज़्यादा इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स देखने के लिए मिलेगा, यानी कि IgG का प्रोडक्शन इन अ सेंस सबसे ज़्यादा वहीं पर होगा, ठीक है?
तो हम लोग देखें कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें बी सेल और टी सेल दोनों KLH से प्राइम्ड है। तो डी को आप देखो यहाँ पर, बी सेल भी KLH से प्राइम्ड है और टी सेल भी KLH से प्राइम्ड है। सो आंसर विल बी डी, इसका आंसर 4 हो जाएगा, राइट। ओके, ग्रुप ऑफ 4 माइस, ईच माउस इज इम्यूनाइज्ड विद कीहोल लिम्फेड हेमोसाइनिन, वही चीज़ आ गया, राइट। और एजोबेंजीन, अर्सोनेट और लाइपोपॉलीसेक्राइड और डेक्स्ट्रिन, मतलब 4 अलग अलग चीज़ें लिया है इन लोगों ने, है। और 4 हफ्ते बाद क्या किया गया कि इनका सीरा कलेक्ट किया गया, मतलब जो सीरम है वो कलेक्ट किया गया और उसमें एंटीजन की कॉन्सेंट्रेशन को देखा गया। IgG1 और IgG2 के कॉन्सेंट्रेशन को देखा गया विद द हेल्प ऑफ एलाइजा, राइट। और एलाइजा क्या करेगा, बेसिकली कॉन्सेंट्रेशन बता देगा कि कितना प्रेजेंट है IgG1 और IgG2। अब क्वेश्चन में सिंपली समझना है कि IgG1 या IgG2 किस में बना होगा सबसे ज़्यादा, है। तो ऑब्वियस बात है जिसकी इम्यूनोजेनिसिटी सबसे ज़्यादा रही होगी उसी के अंदर सबसे ज़्यादा IgG1 IgG2 बना होगा, राइट। और इसमें देखिए तो एक्चुअल में सिर्फ एक ही इम्यूनोजेनिक है ही। आपको पता होगा जो ऑर्डर होता है इम्यूनोजेनिसिटी का, इट इज़ प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन जो होता है सबसे ज़्यादा इम्यूनोजेनिक होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर आपका लिपिड्स आ जाता है और लास्ट में आपका आ जाता है न्यूक्लिक एसिड्स, है ना, यही सीक्वेंस होता है। तो इसमें अगर देखें तो ऑप्शन में डायरेक्टली सीधा सीधा दिया और कीहोल लिम्फेड हेमोसाइनिन प्राइम जो माउस होगा, राइट, उसके अंदर इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स देखने के लिए हम लोग को मिलेगा सबसे अच्छे से, राइट। तो आंसर विल बी फर्स्ट। हाँ, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एक डेविएशन है कि जो आंसर है वो कम्प्लीटली सही नहीं है, मतलब जो ऑप्शन है वो कम्प्लीटली सही नहीं है, राइट। इसमें आपको मोस्ट सूटेबल आंसर चुनना है। तो क्वेश्चन में बेसिकली क्या बोल रहा है, अ सेट ऑफ नियोनेटल माइस आर डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स, 4 ग्रुप ऑफ माइस लिया आपने। तो हम लोग सबसे पहले 4 ग्रुप ऑफ माइस ले लेते हैं इस तरह से, राइट, ठीक है। फोर ग्रुप्स ले लिया हमने, ठीक। सबसे पहले वाले को हमने क्या किया, कोई भी एंटीजन का ट्रीटमेंट नहीं दिया, ठीक। उसके बाद हमने क्या किया, सेकेंड वाले को KLH से प्राइम किया। KLH से भी जस्ट हम लोग थोड़ी देर पहले डिस्कस किए कि इट इज कीहोल लिम्फेड हेमोसाइनिन और आपका ये प्रोटीन होता है, ठीक है, हाईली इम्यूनोजेनिक। देन इसमें आपने क्या किया, KLH तो डाला लेकिन थाइमस को रिमूव कर दिया, ठीक। और नेक्स्ट वाले में क्या है आपका, फोर्थ वाले में हमने क्या किया, KLH डाला, ठीक है, थाइमस रिमूव भी कर दिया, ठीक है। लेकिन रिमूव करने के साथ साथ हमने क्या किया कि KLH प्राइम्ड TH सेल को इसके अंदर फिर से रीइंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। तो 4 हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट माइसेस, ठीक है, ग्रुप ऑफ माइस है। पहले वाले में कोई भी एंटीजन नहीं, दूसरे वाले में KLH से प्राइम किया हुआ है, तीसरे वाले में आपका KLH प्लस थाइमस रिमूव कर दिया हमने, ठीक है। और चौथे वाले में KLH डाला, थाइमस रिमूव कर दिया, लेकिन फिर TH सेल्स जो थे KLH प्राइम वो डाल दिया, ठीक है। अब इन सभी माइसेस को हमने क्या किया, ग्रो करवाया, ठीक है। इस सभी माइसेस को हमने क्या करवाया, ग्रो करवाया। ग्रो करवाने के बाद हमने अब दोबारा से इसको KLH का एक्सपोजर दिया, ठीक है, सेकेंड एक्सपोजर दिया। अब जब आप एक्सपोजर दोगे तो अब आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स किसके अंदर क्रिएट होगा, है ना, सबसे ज़्यादा एंटीबॉडी बेसिकली किसके अंदर बनेगा, यही पूरा क्वेश्चन का सार है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे ज़्यादा जो होगा वो फोर्थ वाले के अंदर होना चाहिए, क्योंकि इसमें KLH हमने डाला, फर्स्ट एक्सपोजर डाला, ठीक है। थाइमस रिमूव्ड है, फिर भी हमने स्पेसिफिकली प्राइम्ड TH सेल लिया है, ठीक है। इस चूहे के अंदर स्पेसिफिक TH सेल्स हैं जो KLH के अगेंस्ट ही प्राइम है, तो सबसे अच्छा इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स जो होगा वो 4 के अंदर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो होगा, नेक्स्ट आप देखो इसमें KLH जो सिर्फ और सिर्फ हमने KLH डाला था, तो इसके अंदर तो
प्राइमरी एक्सपोजर हो गया, यहाँ पर प्राइमरी एक्सपोजर हम लोग डाल दिया। अब इसके बॉडी के अंदर नेचुरल मेमोरी बनी होगी, ठीक है, और नेचुरल मेमोरी जब सेकेंड एक्सपोजर हिट किया होगा तो फिर वो इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स क्रिएट करेगा, यानी कि 4 के बाद सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। अब देखो फर्स्ट वाले में जो है कोई पहला एक्सपोजर नहीं था, कोई भी पहला एक्सपोजर नहीं था, आपको सेकेंड एक्सपोजर ही फर्स्ट की तरह वो ट्रीट किया जाएगा, तो इसके अंदर इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स क्रिएट तो होगा बट उतना स्ट्रांग नहीं होगा जितना नॉर्मल सेकेंड वाले में हो रहा है, राइट, KLH वाले में हो रहा है। तो अब आ जाते हैं 1 में, और सबसे कम किस में होगा, सबसे कम जो होगा वो थर्ड के अंदर होगा, क्योंकि इसके अंदर KLH आपने डाला तो, लेकिन थाइमस ही रिमूव कर दिया, और थाइमस रिमूव कर दिया तो जो आपका थाइमस डिपेंडेंट एक्टिवेशन ऑफ बी सेल होता है या फिर टी सेल का आपका जो डेवलपमेंट होता है वो नहीं हो पाएगा। इस वजह से सबसे लीस्ट जो आपका इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स क्रिएट होगा वो थर्ड वाले में होगा, ठीक है। तो अब इस हिसाब से आप ऑप्शन देखो, तो ऑप्शन में सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा लगता है जिसमें कि मोस्ट सूटेबल आंसर लग रहा है, ये ग्रुप 4 आपका सबसे ज़्यादा है और ग्रुप 3 सबसे कम है, राइट, और ये थोड़ा सा यहाँ पर ये ऑप्शन में गड़बड़ी है, राइट। तो मोस्ट सूटेबल आंसर जो है वो 4 होगा, ठीक है। ये तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेसिकली मेमोरी बेस्ड। तो डॉक्टर राल्फ एम स्टीनमैन को किस चीज़ के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था, तो ये सीधा सीधा फैक्चुअल है और इसका आंसर होगा रोल ऑफ डेंड्रिटिक सेल इन एडेप्टिव इम्यूनिटी, ठीक है। Which of the following systems forms a chemical mediator that is involved in the mechanism of pain during inflammation? Inflammation के अंदर जो आपका इन्वॉल्व होता है वो होता है किनिनोजन ब्रैडिकाइनिन सिस्टम, ठीक है। Which of the following human serum immunoglobulins take part in classical complement fixation pathway? तो इसका आंसर भी काइंड ऑफ मेमोरी बेस्ड ही है एंड दैट इज IgG, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which class of immunoglobulins will increase in case of chronic infection? Obviously IgG जो होता है it will increase in case of chronic infection, क्योंकि इसका हाफ लाइफ जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। हाफ लाइफ जो मैक्सिमम हाफ लाइफ जो होता है वो IgG का ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which one of the following immunoglobulin isotypes play a primary role in protecting against pathogens that invade through the gut or respiratory mucosa? आपको पता होगा ये बात कि हमारे जितने भी ओपनिंग्स होते हैं, जैसे कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो गया, जैसे कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, जैसे यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट हो गया, इन सभी पर एक म्यूकस का लेयर होता है और म्यूकस में जो हमारा एंटीबॉडी पाया जाता है दैट इज योर IgA एंटीबॉडी, राइट। Secondary antibodies routinely used for detection of primary antibodies in Western blotting experiments are। तो सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि सेकेंडरी एंटीबॉडीज़ क्या होते हैं, राइट, और उनका क्या रोल है जो एक्सपेरिमेंट्स हम लोग परफॉर्म करते हैं सच एज वेस्टर्न ब्लॉटिंग या फिर एलाइजा, इन सभी के एक्सपेरिमेंट में हम लोग का सेकेंडरी एंटीबॉडी का क्या रोल होता है। और सबसे पहली बात ये है कि सेकेंडरी एंटीबॉडीज़ होता क्या है, राइट, और फिर आपको बताना है कि वो किसके अगेंस्ट डायरेक्टेड होते हैं, एंटी एलोटिपिक होते हैं या एंटी आइडियोटिपिक होते हैं, ये आपको बताना है बेसिकली, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि व्हाट इज़ आइडियोटाइप, व्हाट इज़ आइसोटाइप, व्हाट इज़ एलोटाइप। तो मान लीजिए 2 एंटीबॉडी हैं आपके पास, राइट, और उनका जो सेगमेंट डिफ़र कर रहा है वो कौन सा डिफ़र कर रहा है, कांस्टेंट रीजन का जो आपका हैवी एंड लाइट चेन है, ये रीजन बेसिकली अगर ये डिफ़र करे, मतलब कांस्टेंट रीजन जब आपका डिफ़र करे 2 एंटीबॉडीज़ के बीच में, तो उन 2 एंटीबॉडीज़ को हम लोग बोल देंगे दीज आर आइसोटिपिक एंटीबॉडीज़, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि एक एंटीबॉडी है IgG का और एक एंटीबॉडी है IgM, राइट, दोनों का स्पेसिफिसिटी फॉर अ स्पेसिफिक एपिटोप सेम, राइट, मतलब कि मान लीजिए कि कोई एक एंटीजन है, राइट, और एंटीजन के कोई एक स्पेसिफिक एपिटोप के अगेंस्ट ही डायरेक्टेड है दोनों का दोनों एंटीबॉडी, ठीक है। तो दोनों का जो बाइंडिंग रीजन होगा, पैराटोप होगा, वो तो बिल्कुल सेम होगा, ठीक है, लेकिन जो कांस्टेंट रीजन होगा वो तो डिफरेंट होगा दोनों में। तो दीज 2 एंटीबॉडीज विल बी नोन एज आइसोटिपिक एंटीबॉडीज, ठीक है। ओके, देन देयर इज इडियोटिपिक, राइट। इडियोटिपिक के अंदर क्या होगा कि आपका जो वेरिएशन आएगा इट विल बी इन द वेरिएबल रीजन, ठीक है। तो मान लीजिए कि एक एंटीजन है, इसका मान लीजिए 3 एपिटोप हैं, राइट, 3 एपिटोप्स आर देयर, ओके, एंड सपोज IgG एंटीबॉडी इज डायरेक्टेड अगेंस्ट ऑल द 3 एपिटोप्स। तो क्या ये तीनों
IgG होंगे वो सेम होंगे क्या? मतलब उनका जो वेरिएबल रीजन होगा वो सेम होगा क्या? एंड आंसर इज नो। उनका बस कांस्टेंट रीजन सेम होगा, वेरिएबल रीजन विल बी डिफरेंट। तो ये जो तीनों IgG हैं ये आपस में क्या हो जाएंगे? दीज विल बी कॉल्ड एज आइडियोटिपिक, राइट। और एलोटिपिक जो होता है उसमें दो एंटीबॉडीज के बीच में माइनर वेरिएशन रैंडम प्लेसेस पर होते हैं, ठीक है। तो अब जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो क्या पूछा जा रहा है कि सेकेंडरी एंटीबॉडीज जो होते हैं वो किसके अगेंस्ट डायरेक्टेड होते हैं, राइट। तो आप देखोगे जब तो एलाइजा जैसे एक्सपेरिमेंट में वेस्टर्न ब्लॉटिंग में आपका ये दिस इज योर प्राइमरी एंटीबॉडी, ठीक है, एंड इसके अगेंस्ट जो होता है वो डायरेक्टेड होता है आपका इस तरह से सेकेंडरी एंटीबॉडी, राइट। तो क्या होता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी एंटीबॉडी, पहले आपको ये समझना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि एक ह्यूमन है, उस ह्यूमन के अंदर एक एंटीजन गया, ठीक है, और इस एंटीजन के अगेंस्ट एक एंटीबॉडी का प्रोडक्शन हुआ। दिस एंटीबॉडी विल बी नोन एज द प्राइमरी एंटीबॉडी। नाउ सपोज ये जो एंटीबॉडी ह्यूमन के अंदर प्रोड्यूस हुआ है, इस एंटीबॉडी को निकाल करके हम किसी एक्सपेरिमेंटल एनिमल सच एज रैबिट या माइस उसके अंदर डाल दें, ठीक है। और डालने के बाद अब जो रैबिट के अंदर जो इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट होगा वो हमारे एंटीबॉडी के अगेंस्ट क्रिएट होगा, राइट। यानी कि हमारा एंटीबॉडी जो है इट इज एक्टिंग एज एन एंटीजन फॉर द रैबिट, राइट। तो जो चूहे के अंदर एंटीबॉडी प्रोड्यूस हुआ दैट एंटीबॉडी इज योर सेकेंडरी एंटीबॉडी, ठीक है। तो सेकेंडरी एंटीबॉडी जो होते हैं वो FC रीजन के अगेंस्ट डायरेक्टेड होते हैं, प्राइमरी एंटीबॉडी के FC रीजन के अगेंस्ट डायरेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, अब इतना सारा कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ लिया तो अब आपको पता चल जाए कि सेकेंडरी एंटीबॉडीज जो होते हैं वो किसके अगेंस्ट डायरेक्टेड होते हैं? दे आर डायरेक्टेड अगेंस्ट योर एंटी आइसोटोपिक, राइट। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोरोना के केस में आपको IgG या AgM का बेसिकली आपको देखना है कॉन्सेंट्रेशन, तो IgM के अगेंस्ट डायरेक्टेड हमारा सेकेंडरी एंटीबॉडीज होगा, राइट। तो इसका आंसर हो जाएगा एंटी आइसोटोपिक, ओके। नाउ इफ यू सी दिस क्वेश्चन, बहुत ही ट्रिकी सा क्वेश्चन है और बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन में है कि इफ़ यू रन अ पेंटावेलेंट IgM है जो कि सेक्रेटरी IgM पेंटावेलेंट ही होता है थ्रू STS पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, राइट। पेज के अंदर आपको इसको इलेक्ट्रोफोरेसिस करना है, ठीक है। हाउ मेनी बैंड्स यू आर सपोज टू गेट बाय वेस्टर्न ब्लॉटिंग यूजिंग एल्कलीन फॉस्फेटेज कॉन्जुगेट सेकेंडरी एंटीबॉडी, ठीक है। अब आप सोचो कि इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आपके पास IgM एंटीबॉडी है, ठीक है, जो कि पेंटावेलेंट है, ठीक है। इसको अगर हम इलेक्ट्रोफोरेसिस से रन करें तो कितना बैंड देखने के लिए मिलेगा, राइट। अब आप सोचोगे कि जैसे एंटीबॉडी है ऐसा लिया और इसका लाइट चेन अलग कर देंगे, हैवी चेन अलग कर देंगे, इसका एक बैंड मिलेगा, इसका एक बैंड मिलेगा, और ऐसे करके फिर आप J चेन का बोलोगे कि एक अलग बैंड मिलेगा। तो उतना दिमाग नहीं लगाना इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और इसमें पता चलेगा कि आपको कहीं पर कोई एंजाइम का ट्रीटमेंट किया ही नहीं, और अगर एंजाइम का ट्रीटमेंट किया ही नहीं है तो फिर कैसे सेपरेशन होगा, राइट। IgM जो है वो तो टूटा ही नहीं, तो अल्टीमेटली आपको बैंड देखने के लिए कितना मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ एक ही, क्योंकि आपने IgM जो था, जैसे दिस इज योर पेंटामेरिक स्ट्रक्चर फॉर एग्जांपल, बहुत सिंप्लीफाइड सा डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है। दिस इज योर IgM का स्ट्रक्चर, राइट। ठीक है, IgM का स्ट्रक्चर है। तो अब आपने इसको तोड़ा ही नहीं, जब इसको किसी तरह का कोई एंजाइमेटिक ट्रीटमेंट दिया ही नहीं, फॉर एग्जांपल बीटा मरकैप्टोइथेनॉल का, तो ये फर्दर आपका सेपरेट कैसे होगा, राइट। ये पूरा का पूरा एक ही साथ मूव करके एक बड़ा सा बैंड देगा इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर। तो आंसर विल बी 1। ट्रिकी क्वेश्चन होता है, CSIR में अक्सर इस तरह का क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, बेसिकली कॉलम 1 से कॉलम 2 को मैच द फॉलोइंग सिंपली। और CSIR के अंदर हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप क्वेश्चन बनाओ तो सबसे पहले जो अटेम्प्ट करने वाला क्वेश्चन होता है
जिसमें बहुत इजीली मार्क्स उठाया जा सकता है, वो है आपका मैच द फॉलोइंग वाला सारा क्वेश्चन। एटलीस्ट 5 क्वेश्चन तो लगभग रहता ही है हर पेपर में, और 5 क्वेश्चन भी अगर आप निकाल लेते हो तो 20 नंबर ऐसे ही आपका आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ मैच द फॉलोइंग से। और इसको बनाने में फ़ायदा क्या होता है कि अगर आपको 2-3 भी सही आता है तो 90% केसेस में आपका पूरा मैच ऑफ द फॉलोइंग बन जाता है। ठीक है, जैसे हम इसमें ट्राई करते हैं सॉल्व करने का। देखिए फर्स्ट बी सेल रिसेप्टर जो होता है, ये तो पता है सबको, एक बहुत ही कॉमन है कि फर्स्ट बी सेल रिसेप्टर जो होता है इट इज़ IgM। ठीक है, तो किस में है देख लेते हैं। सी का 5 किस में है, एक तो इसमें है, ठीक है, और एक इसमें है। हमारे पास अब बच रहा है 2 ही ऑप्शन, इस 2 ऑप्शन में से कोई एक सही है। ओके, अब देखिए ई का अगर हम लोग बोले प्रोटेक्टर ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, ये भी हम लोगों ने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले शायद क्वेश्चन सॉल्व किया ही। म्यूकस मेम्ब्रेन जो होता है ये आपका IgA से लेस्ड होता है। ठीक है, इसके अंदर IgA खूब सारी मात्रा में होता है। तो ई का क्या हो जाएगा, फर्स्ट। ई का हो गया फर्स्ट, यानी कि आंसर है 4। कितना सिंपल था, राइट। ओके, क्वेश्चन को पहले एक बार ध्यान से पढ़ लेते हैं। तो पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज आर रेज्ड अगेंस्ट बोवाइन सीरम एल्ब्यूमिन इन रैबिट। ठीक है, चूहे के अंदर बेसिकली आपने पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज बनाया है। ठीक है, सब्सिक्वेंट IgG इन द एंटी सीरम इज प्यूरिफाइड एंड डाइजेस्टेड विद द ईदर पेप्सिन और पेपाइन। अब जो IgG था उसको आपने निकाला, फिर फर्दर प्यूरिफाई किया और फिर फर्दर डाइजेशन किया विद पेप्सिन और पेपाइन। ये पढ़ा चुके हैं क्लास में, राइट, कि पेप्सिन से डाइजेशन करने पे क्या रिजल्ट होता है और पेपाइन से डाइजेशन करने पे क्या रिजल्ट होता है। तो बेसिकली मान लीजिए दिस इज़ योर IgG। ठीक है, IgG है, और इसका आप डाइजेशन करो अलग अलग एंजाइम से। फॉर एग्जांपल पेप्सिन से आप कर रहे हो डाइजेशन, ठीक है, और यहाँ पर आप ले लो पेपाइन। ठीक है, पेपाइन ले लिया। पेपाइन जो होता है वो पपाया के अंदर पाया जाता है, राइट। ओके, पेप्सिन से डाइजेशन करने पे कुछ इस तरह का हम लोग को देखने के लिए मिलता है, फ्रैगमेंट्स जो होते हैं कुछ इस तरह के देखने के लिए मिलते हैं, राइट। ओके, और FC रीजन जो होता है पूरी तरह से डिग्रेड कर गया होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं FAP2। ठीक है, ओके। और अगर हम लोग पेपाइन से देखें तो पेपाइन से आपका इस तरह का कुछ हम लोग को देखने के लिए मिलता है, राइट, FC रीजन। तो ये FAP है, ये FAP है, और यहाँ पर FC रीजन है। ठीक है ना, तो आपको पता होगा कि जो पेप्सिन से जब डाइजेस्ट किया हमने, तो यहाँ पर 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट्स हैं, यहाँ पर 2 इस तरह से बाइंड कर सकता है, राइट, और फर्दर इस तरह से दूसरा एंटीबॉडी इस तरह से इसको और बाइंड कर सकता है, तो लार्ज कॉम्प्लेक्सेस बन रहे हैं, और अगर लार्ज कॉम्प्लेक्सेस बन रहे हैं तो ये प्रेसिपिटेट कर सकता है। ठीक है, अच्छा, अगर इसकी बात करें तो ये देखो ये अलग है, ये अलग है। ठीक है, एंटीजन बाइंडिंग FAB रीजन से ही हो सकती है, फिर FC से तो होगी नहीं। ठीक है, और ये जो है बहुत छोटा है, इस वजह से इसका प्रेसिपिटेशन नहीं हो पाएगा, कैन नॉट प्रेसिपिटेट। ठीक है, कैन नॉट प्रेसिपिटेट। ओके, अब हम लोग ऑप्शंस पढ़ लेते हैं, बड़े ही आराम से हम लोग का आंसर निकल जाएगा। पेप्सिन डाइजेस्टेड एंटीबॉडीज कैन नॉट प्रेसिपिटेट द एंटीजन। देखो पेप्सिन से जब हमने डाइजेस्ट किया, ठीक है, तो ये एंटीजन प्रेसिपिटेट करेगा, करवा सकते हैं एंटीजन को प्रेसिपिटेशन, तो ये तो आंसर गलत हो गया। ठीक है, पेपाइन डाइजेस्टेड एंटीबॉडीज कैन नॉट प्रेसिपिटेट द एंटीजन। जब आप पेपाइन से डाइजेस्ट कर रहे हो एंटीबॉडीज को, तो आपका पेपाइन डाइजेस्टेड एंटीबॉडी कैन नॉट प्रेसिपिटेट द एंटीजन, ये फर्दर प्रेसिपिटेशन नहीं करवा पाएगा, एंड दैट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। ये जो है ये प्रेसिपिटेशन नहीं करवा पाता है, तो ये सही हो गया। ठीक है, पेप्सिन डाइजेशन विल प्रोड्यूस 2 FAB मॉलिक्यूल्स, ऐसा नहीं होता है। आप देखो पेप्सिन से जब हम लोग डाइजेशन करवा रहे हैं तो यहाँ पर एक कंप्लीट FAB2 मॉलिक्यूल निकल रहा है। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। ठीक, और पेप्सिन डाइजेस्टेड एंटीबॉडी विल लूज ऑल द इंटरचेंज डाइसल्फाइड बॉन्ड, ऐसा भी नहीं। पेप्सिन से जब आपने डाइजेस्ट किया तो देखो यहाँ पर डाइसल्फाइड बॉन्ड है, यहाँ पर डाइसल्फाइड बॉन्ड है, तो ये प्रेजेंट है, यानी कि आंसर क्या हो गया आपका, सेकेंड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैव थेरेप्यूटिक एप्लीकेशन इन कैंसर ट्रीटमेंट। ठीक है, जैसे हम लोग इम्यूनोटॉक्सिन्स वगैरह के बारे में पढ़ चुके हैं कि हम लोग अगर एक स्पेसिफिक इम्यूनोग्लोबुलिन को लें और उसको सिर्फ और सिर्फ कैंसरस सेल के अगेंस्ट टारगेट कर सकें, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है आज के डेट में कैंसर को ट्रीट करने के लिए, कि कोई भी आप दवाई अगर बनाते हो कैंसर को ट्रीट करने के लिए, तो वो कैंसर सेल को तो मारेगी, ज़रूर मारेगी, लेकिन साथ साथ जो हेल्दी सेल्स हैं उनको भी डैमेज होगा, और ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है जो नॉर्मल हम लोग ड्रग डिज़ाइनिंग करते हैं कैंसर के लिए, उसके लिए। ठीक है, तो अभी एक नया इमर्जिंग थेरेपी है विच इज़ द यूज़ ऑफ इम्यूनोटॉक्सिन्स, और इम्यूनोटॉक्सिन्स में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इम्यूनोग्लोबुलिन से
एक टॉक्सिन को अटैच कर देते हैं। और इम्यूनोग्लोबुलिन की खास बात क्या है कि वो सिर्फ और सिर्फ उसी सेल से अटैच करेगा जो कि कैंसरस हो, मतलब जिसके पास कोई एक स्पेसिफिक एबनॉर्मल प्रोटीन बन रहा हो, ठीक है। और वो एबनॉर्मल प्रोटीन एज एन एंटीजन काम करेगा और हमारा एंटीबॉडी जाकर बाइंड कर जाएगा उससे और इम्यूनोटॉक्सिन की मदद से उसको मार डालेगा, ठीक है। तो फॉर दिस रीजन इम्यूनोग्लोबुलिन्स आर ब्रीफली क्लीव्ड बाय एंजाइम पेप्सिन। अभी जस्ट पेप्सिन के डाइजेशन के बारे में हम लोगों ने बात किया है, FAB2 फ्रैगमेंट्स बनता है, राइट। फॉलोइंग आर सम ऑफ द स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ब्रीफ डाइजेशन ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन बाय पेप्सिन, ठीक है। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि FAB2 फ्रैगमेंट्स आर जनरेटेड विच रिटेन्स द एंटीजन बाइंडिंग एक्टिविटी। बिल्कुल सही बात है। हमारे पास कुछ इस तरह का सेगमेंट अभी जस्ट हम लोग जैसे देखें कि इस तरह का सेगमेंट हमारे पास बनता है कुछ, राइट, है ना। और इसके पास एंटीजन बाइंडिंग एक्टिविटी रिटेन्ड होती है, ठीक है। FAB2 fragments having antigen binding activity and the crystallizable FC fragments are generated। ये बात तो गलत हो गई क्योंकि इसमें FC रीजन तो प्रोड्यूस होता नहीं है, FC रीजन तो पूरी तरह से डिग्रेड हो गया रहता है, पूरी तरह से खत्म हो गया रहता है, ठीक है। तो ये बात गलत हो गई। एंड देन देयर इज थर्ड ऑप्शन, द फ्रैगमेंट जनरेटेड ऑन इंक्यूबेशन विद प्रॉपर एंटीजन फॉर्म्स अ विजिबल प्रेसिपिटेट। बिल्कुल सही बात है, ये प्रेसिपिटेट कर सकता है, ठीक है। तो 1 और 3 सही है। देख लेते हैं इसमें कौन सा आंसर सही है। तो 2 के अंदर 1 और 3 दिया हुआ है, ओके। Now this is the last question. इसके अंदर, in order to precipitate a particular protein by its specific antiserum, it was found that the protein formed cross-linked lattice with specific polyclonal antiserum but failed to precipitate with specific monoclonal antiserum। कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन में, आपने एक एंटीजन लिया, ठीक है। इस एंटीजन पे मान लीजिए कुछ एपिटोप्स प्रेजेंट है इस तरह से, राइट। ये मान लीजिए एपिटोप 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, इस तरह से, ठीक है। अब कहना क्या चाह रहा है कि जब आपने पॉलीक्लोनल एंटी सीरम से इसको ट्रीट किया, ठीक है, आपने पॉलीक्लोनल लगाया, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इसके अंदर एंटीबॉडीज हैं, ठीक है। तो ये आपका क्लम्प कर गया, ठीक है, यानी कि क्रॉस लेटिस का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। एग्लूटिनेशन बेसिकली प्रेसिपिटेशन हो गया, ठीक है। यहाँ पर प्रेसिपिटेट कर गया, ओके, ठीक। लेकिन यही चीज़ अगर आप मोनोक्लोनल एंटीबॉडी डालें, जब मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आपने डाला तो इसके अंदर प्रेसिपिटेशन नहीं हुआ। तो ऐसा क्यों हुआ होगा? बहुत सिंपल क्वेश्चन, इसमें कुछ नहीं करना है। द प्रोटीन हैज मल्टीपल कॉपीज ऑफ द सेम एपिटोप स्पेसिफिक फॉर द मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। ऐसा तो नहीं है। अगर प्रोटीन के पास मल्टीपल कॉपीज ऑफ द सेम एपिटोप होती, सेम एपिटोप अगर हम लोग इसको देते, ठीक है, सब मान लो कि 4 आपका चारों सेम है, ठीक है, चारों सेम एपिटोप्स प्रेजेंट है, ठीक। तो यहाँ पर आपका मोनोक्लोनल वाला है वो आपका प्रेसिपिटेशन फॉर्म करता, राइट। इस तरह से आपका मोनोक्लोनल वाला बाइंड करता और प्रेसिपिटेशन कॉज करता। लेकिन मोनोक्लोनल वाला में तो प्रेसिपिटेशन नहीं हुआ, यानी कि द प्रोटीन हैज मल्टीपल डिस्टिंक्ट एपिटोप्स बट ईच हैज सिंगल कॉपी। इसका मतलब है कि जो चारों एपिटोप हैं वो अलग अलग एपिटोप्स है और उनसे जब आप पॉलीक्लोनल एंटीसीरम डाल रहे हो, मतलब मल्टीपल डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज डाल रहे हो, तो प्रेसिपिटेशन कॉज कर रहा है। यानी कि आंसर जो है सिंपल सेकेंड हो गया, ठीक है, ओके।